लिखो बच्चों, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस। डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस। सब कोई बुक लेकर आया है? निकालो बुक, निकालो बुक। जिनके पास बुक नहीं है खड़े हो जाओ एक बार पहले। पीछे जाकर खड़े रहो, कोई बात नहीं। भाई स्कूल से कपड़े बदले थे कि नहीं? तुमने बदले। पीछे जाके खड़े हो। आजी आयन जी, बुक कहाँ है आपकी? कितने कपड़े तेरे पास? कितने कपड़े तेरे पास? शर्ट कितने तेरे पास? कितने? फिर भी अंदाज 5 तो होंगे, 5। एक शर्ट कितने की होगी? 1000 रुपए की कम से कम, और ज्यादा ही होगी। 2000 नीचे तो शर्ट अच्छी नहीं आती। एक बुक नहीं ले सकता 1000 रुपए की? भाई मैं जो बोला डाउनलोड, शर्ट डाउनलोड करके क्यों नहीं पहन लेता है? मिठी, बुक, बुक क्यों नहीं है? बुक क्यों नहीं? बुक क्यों नहीं? कपड़े चेंज किए ना? बैठो, कल से बुक हो पास में। सुनो ध्यान से। जो लोग बुक लेकर आए हैं, जिनके भी टेप बुक इस पे नहीं है, बेंच पर एक बुक निकाल लो, पेज नंबर निकाल लो 11.1। देखना कुछ भी नहीं है, बस पेज नंबर निकाल लो, ताकि साथ साथ में टॉपिक जो है आप मार्क करते चलो। ओके, शांत हो जाओ और ध्यान से सुनो कि इस चैप्टर में हमने पढ़ना किस चीज के बारे में। बिल्कुल शांत हो जाओ, है ना? लिखना कुछ भी नहीं है, एंड में आप मार्क करोगे। कोई डिस्कशन आपस में नहीं होनी चाहिए। अब सबका ध्यान बोर्ड पर हो, ठीक है? सुनते चलो केवल ध्यान से। डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस। हमने वेव नेचर ऑफ लाइट के बारे में पढ़ लिया, हमने लाइट के पार्टिकल नेचर के बारे में भी पढ़ लिया, ठीक है? हमने इसके दोनों बिहेवियर को भी एक साथ देखना है। दोनों बिहेवियर का मतलब, ये मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट क्यों है? ये सब कुछ 20th सेंचुरी में ही शुरू हुआ है। कब शुरू हुआ सब कुछ? 20th सेंचुरी में। आपको पता होगा कि 19 समथिंग में जो भी कहते हैं वो 20th सेंचुरी कहलाता है। जैसे 1951 में कुछ हुआ हो, 1930 में कुछ हुआ हो, 1957 में कुछ हुआ हो, ये सब कौन सी सेंचुरी कहलाता है बोलो? 20th सेंचुरी। इसमें जो भी इंप्रूवमेंट हुई है ये सब 20th सेंचुरी में ही हुई। कुछ बेसिक बात आपको पता है, मैं फिर भी जल्दी से उन पॉइंट्स को एक बार लेता हूं। आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल्स के बारे में पता है? किसके बारे में पता है बोलो बच्चों? फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल पता है सबको? क्या है फ्री इलेक्ट्रॉन्स? आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज माय फ्री इलेक्ट्रॉन। आप सबको पता है ये मेरे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, एंड इन न्यूक्लियस में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है, इसको हम क्या कहते हैं बोलो बच्चों? फ्री इलेक्ट्रॉन। इसको न्यूक्लियस ने सर्टेन एनर्जी के साथ इसको होल्ड करके रखा हुआ होगा। प्लीज कंफर्म योरसेल्फ, किसने होल्ड करके रखा हुआ होगा? न्यूक्लियस ने। इसको, ये जो आउटर जितने इलेक्ट्रॉन है सबको होल्ड करके रखा होगा। बोलो यस और नो। अगर इस इलेक्ट्रॉन को मुझे यहां से बाहर निकालना है, कहां से बाहर निकालना है? आउटर मोस्ट शेल से बाहर निकालना है। कहां निकालना है बोलो? आउटर मोस्ट शेल से अगर बाहर निकालना है तो मुझे इसको सर्टेन अमाउंट ऑफ क्या देनी पड़ेगी बोलो बच्चों? एनर्जी देनी पड़ेगी। कितनी होनी चाहिए वो मिनिमम एनर्जी?
इतनी एनर्जी जितनी एनर्जी से न्यूक्लियस ने उसको होल्ड करके रखा हुआ है। मैंने ऐसा एग्जांपल +1 में भी दिया था, मैं दोबारा देता हूं एग्जांपल। मान लो चक्रवर्ती मिट्टी को रोज एक चॉकलेट देता है अपने दोस्त बने रहने के लिए। तो अगर तुम्हें मिट्टी को अपना दोस्त वापस बनाना है तो एटलीस्ट कितने चॉकलेट देने पड़ेंगे? उतना चॉकलेट जितना चक्रवर्ती किसको दे रहा है? मिट्टी को दे रहा है ना? एंड दैट चॉकलेट इज नोन एज माय वर्क फंक्शन। दैट इज नोन एज माय वर्क फंक्शन। तो जो पहला टर्म है दैट टर्म इज माय वर्क फंक्शन। इसको हम डिनोट करते हैं फाई या फाई नॉट से। और वर्क फंक्शन है क्या? सुनते चलो बच्चों। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, बात नहीं, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, amount of energy required to just eject an electron. Minimum amount of energy required to just eject an electron. अगर मुझे किसी इलेक्ट्रॉन को जस्ट बाहर निकालना है तो मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? बोलो बच्चों। वर्क फंक्शन के बराबर मुझे उसको सबसे पहले एनर्जी देनी पड़ेगी। फर्स्ट बुक में आप केवल मार्क कर लो, वर्क फंक्शन की आपके पास डेफिनेशन दी हुई है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट में इसको हम मेजर करते हैं और इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल की कन्वर्जन आपको दी हुई है फर्स्ट पेज पर। जस्ट मार्क इट डाउन और आपने नोट डाउन नहीं करना है, घर पे करना है आपने इसको, ठीक है। और एक चीज और आप ये देख लो कि उस टेबल पे हर मटेरियल के वर्क फंक्शन का टेबल बना हुआ है, जैसे सीजियम का, पोटेशियम का, कैल्शियम का, हर किसी का वर्क फंक्शन दिया हुआ है। आपने याद किसी को भी नहीं करना है, बस ये बात समझ लेनी है। नेक्स्ट पेज पे चलते चलो तो आपको ये बात क्लियर हो गई व्हाट इज वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू जस्ट इजेक्ट, ठीक है। सेम इसमें कोई नई बात हम नहीं यूज कर सकते हैं। अब ये एनर्जी हम दे कैसे सकते हैं बच्चों? तो एनर्जी को बहुत अलग अलग फॉर्म में दिया जा सकता है। कौन सी एनर्जी देनी है? वर्क फंक्शन की एनर्जी। किसको देनी है? इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट को देनी है। और उसको देने के लिए कई सारे तरीके हैं, जैसे इन्होंने बोला है थर्माइनिक एमिशन, जहां पर आप एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट दोगे, फील्ड एमिशन, जहां पर आप एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दोगे, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन एंड द वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी। हमने केवल डिस्कस करना है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। किसको डिस्कस करना है बोलो बच्चों? फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन? व्हाट इज एमिशन? इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना। क्या करना है? इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना। कहां से बाहर निकालना? आउटर मोस्ट ऑर्बिट से बाहर निकालना। और फोटो इलेक्ट्रिक का मतलब, फोटो वर्ड का मतलब है लाइट, सो इस वर्ड का मतलब है फोटोन्स। दिस इज माय फोटोन्स। तो फोटोन्स का मतलब होता है मुझे एनर्जी देना, और एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट देना। एनर्जी किसके फॉर्म में देना बोलो बच्चों? लाइट के अंदर देना। तो इलेक्ट्रॉन की इमिशन आप कई और अलग अलग फॉर्म में करवा सकते हैं, लेकिन हमने अभी आज पूरे चैप्टर में एक ही फॉर्म में पढ़ना है, जिस फॉर्म में हमने एनर्जी किस तरह से दी है बोलो बच्चों? इन द फॉर्म ऑफ लाइट। किस फॉर्म में एनर्जी दी है बोलो बच्चों? इन द फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी दी है, ठीक है। तो फोटोन में एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट दी, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, हमने लाइट दी है फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ठीक बात है, ये बात समझ ली हमने। तो किसी भी लाइट के साथ 3 टर्म जरूर आएगा। कितने टर्म जरूर आएगा बोलो बच्चों? 3 टर्म। पहले टर्म आएगा इंटेंसिटी। कौन सा टर्म आएगा बोलो? सबसे पहला टर्म इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है बोलो बच्चों? ब्राइटनेस। तो एक ब्राइटनेस। दूसरी क्या टर्म आएगा बोलो बच्चों? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी आपको पता है, नंबर ऑफ रिपीटेशन, क्योंकि आपको पता है लाइट बिहेव्स लाइक अ वेव। और थर्ड टर्म क्या आएगा बोलो बच्चों? वेवलेंथ। थर्ड टर्म क्या आएगा बोलो बच्चों? वेवलेंथ। थर्ड टर्म क्या आएगा बोलो बच्चों? वेवलेंथ, है ना। क्या क्या टर्म आएगा बोलो? इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ। ये 3 टर्म्स आपको जनरली हर किसी के साथ देखने के लिए मिलेगा। अब सबसे पहले 2 साइंटिस्ट आए, उनका नाम था लेनार्ड और हेल्वेज। अगर आप देखोगे तो अपने आप सेकंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर आपको दिखेगा
छोटे टिपिंग के नीचे हेल्वेच एंड लेनार्ड्स ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ये दोनों साइंटिस्ट का नाम है, हेल्वेच एंड लेनार्ड ऑब्जर्वेशन, हेल्वेच एंड लेनार्ड्स ऑब्जर्वेशन। इसको लेनार्ड्स ऑब्जर्वेशन भी कई बार कहा जाता है, ओनली लेनार्ड्स ऑब्जर्वेशन, लेनार्ड्स ऑब्जर्वेशन। सुनते चलना बात को बच्चों, जैसा मैंने आपको बताया है कि प्योर थ्योरेटिकल बात है ना, ऐसे ही केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है, कितना मजा आता होगा, है कि नहीं? हमारे लिए तो ये बिल्कुल ऐसे मतलब चुनमुना टाइप है, आप ऐसे सीख लोगे, मतलब ऐसे, है ना। और जिन बच्चों की मैं बता दूं, मुझे नहीं पता, जिन बच्चों की अपने खुद में लग रहा है कि हालत ज्यादा खराब है ना, आईसीयू टाइप लग रहा है किसी को, तो भाई मॉडर्न फिजिक्स जरूर संभाल लो। अकेला मॉडर्न फिजिक्स तुमको पास के बहुत करीब ले आ सकता है, 15-18 नंबर का मॉडर्न फिजिक्स आ रहा होता है, तो जिनको पूरे नंबर लेने हैं उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिनको भी पूरे ही नंबर लेने हैं, ठीक है ना, समझ रहे ना, एक पूरा 70 है, दूसरा पूरा 23 है, तो जिनके पूरे नंबर लेने हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिनको पूरे ही नंबर लेने हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 14-15 नंबर इधर से ही पूरा हो जाता है, तो 23 का रास्ता आपको ये इजी कर लेता है, और जिनको 70 आउट ऑफ 70 लेना है, पूरे नंबर फुल मार्क्स, उसका रास्ता भी यहीं से जाता होता है। और अच्छी बात यह है कि जेईई नीट में भी इससे ठीक ठाक क्वेश्चन आता होता है, आपके हाथ में पहली डीबीपी 100 क्वेश्चन की है, ठीक है। अच्छा, वापस आओ लेनार्ड ऑब्जर्वेशन के बारे में। आप सबको एक डिवाइस के बारे में पता था, क्या नाम था उसका? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। क्या डिवाइस का नाम बोलो बच्चों? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। क्या काम करता है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप? चार्ज मेजर करता है, चार्ज मेजर करता है। मान लो मैंने ये पता करना है कि मेरे पास एक बच्चा है अयान, ये चार्ज बॉडी है कि अनचार्ज बॉडी, तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप लगाओ अयान के साथ। अगर लीव्स की डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो इसका मतलब अयान चार्ज बॉडी है, और अगर लीव का डिस्टेंस वहीं पर रहेगा इसका मतलब अयान अनचार्ज बॉडी है, ठीक बात है ना। तो इन्होंने क्या किया, दोनों साइंटिस्ट ने एक जिंक का प्लेट ले लिया। किसका प्लेट ले लिया बोलो बच्चों? जिंक का प्लेट। जैसा कि आप समझ रहे हो कि ये एक्सपेरिमेंटल स्टडी है, तो मैं कुछ भी चेंज नहीं कर सकता, मैं आपको एक्सपेरिमेंट के आने वाले आउटकम्स ही बताऊंगा, और उन्हीं आउटकम से आपको क्वेश्चन मिलेगा, तभी आपको बुक में चीजें मार्क करा रहा हूं, मैं कोई चीज चेंज नहीं कर सकता। अगर उन्होंने एक्सपेरिमेंट में जिंक की प्लेट ली थी तो मैं गोल्ड की प्लेट नहीं ले सकता, ठीक बात है ना। तो उन्होंने किसकी प्लेट ली बोलो बच्चों? जिंक की प्लेट ली, हाँ जिंक, ठीक है, और उसको उन्होंने कनेक्ट कर दिया गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के साथ। किसके साथ बोलो प्यारे बच्चों? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के साथ कनेक्ट कर दिया, जी गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के साथ, GLE, है कि नहीं। अब क्या किया उन्होंने, क्या किया कि अगर इस जिंक प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा तो इसके ऊपर का चार्ज कम हो जाएगा, बोलो यस और नो। तो उन्होंने इसके ऊपर लाइट डालना शुरू किया। क्या डालना शुरू किया बोलो बच्चों? लाइट डालना शुरू किया। थोड़ी सी लाइट डाली, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में कोई चेंज नहीं आया। कहां कोई चेंज नहीं आया? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की रीडिंग्स में कोई चेंज नहीं आया। उन्होंने लाइट की और इंटेंसिटी बढ़ा दी। क्या बढ़ा दी बोलो बच्चों? इंटेंसिटी बढ़ा दी। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के रीडिंग में अभी भी कोई चेंज नहीं आया। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की रीडिंग में अभी भी कोई चेंज नहीं आया। उन्होंने और इंटेंसिटी बढ़ा दी, उन्होंने देखा गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की रीडिंग में अभी भी कोई चेंज नहीं आया। तो दो लोग थे, है ना, दो लोग से काम आसान हो जाता है। लेनार्ड इंटेंसिटी बढ़ाई जा रहा था, हेल्वेज ने उसको बोला कि भाई और भी पैरामीटर्स हैं, तुम्हें ऐसा ही क्यों लग रहा? क्योंकि तब ऐसा लगता था लेनार्ड को कि ज्यादा ब्राइट लाइट का मतलब ज्यादा एनर्जी होगी। सुनना बात ध्यान से, बिल्कुल सुनते चलना, मेरे साथ रिपीट करते चलना, याद हो जाएगा चैप्टर। पहले क्या लगता था लेनार्ड को? ज्यादा इंटेंसिटी का मतलब लाइट के पास क्या होगी? ज्यादा एनर्जी। तो उन्होंने ज्यादा एनर्जी दिया जा रहा था, तो उसने देखा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन की इमिशन नहीं हो रही है, तो उसने इंटेंसिटी को बढ़ाना बंद कर दिया और लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज करनी शुरू कर दी। आपको पता फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आपस में रिलेटेड होती है ना, तो उन्होंने फ्रीक्वेंसी बदलनी शुरू कर दी, इंटेंसिटी फिक्स कर दी। सडनली एक ऐसी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को इंसिडेंट किया कि इसमें से इलेक्ट्रॉन्स की इमिशन शुरू हो। एक बार फिर से, कैसा प्लेट था बोल लो, तुम्हें याद करना है, मेरे को पेपर नहीं देना। किस चीज का प्लेट था? जिंक प्लेट। क्या कैसी लाइट बढ़ा रहे थे? लाइट की क्या बढ़ा रहे थे? इंटेंसिटी। क्या हो रहा था? कुछ भी नहीं। कुछ नहीं होते हुए देख के उन्होंने किसको चेंज किया? फ्रीक्वेंसी। एंड देयर कम्स अ फ्रीक्वेंसी जिसमें गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के लीव्स का डिस्टेंस कम हो गया। इसका मतलब जिंक प्लेट के ऊपर का चार्ज कम हो गया।
ये कम होने का मतलब है जिंक प्लेट ने अपने चार्ज को रिलीज कर दिया। और ये कब हुआ? जब उसने क्या चेंज किया? फ्रीक्वेंसी। तो यहां से उन्होंने एक बात बोली कि देयर इज अ फ्रीक्वेंसी नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी के पहले आप जितनी मर्जी इंटेंसिटी ऑफ लाइट दो, इलेक्ट्रॉन्स की इमिशन नहीं हो सकती। इलेक्ट्रॉन की इमिशन नहीं हो सकती। मतलब इलेक्ट्रॉन की इमिशन के लिए आपको एक फ्रीक्वेंसी देनी पड़ेगी, विच फ्रीक्वेंसी इज नोन एज माय थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको हम लेनार्ड्स फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं और इस ऑब्जर्वेशन को हम लेनार्ड ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं। तो एक बात अपने दिमाग में और बिठा लो कि इंटेंसिटी बढ़ाने से लाइट की एनर्जी नहीं बढ़ती। ये बात दिमाग में रख लो, इंटेंसिटी बढ़ाने से लाइट की एनर्जी नहीं बढ़ती, लेकिन फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से लाइट की एनर्जी बढ़ जाती है, ऐसा हमें देख के लग रहा है। क्योंकि बाहर इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कौन सी एनर्जी चाहिए थी? वर्क फंक्शन, है ना, एक चॉकलेट देना था। और इंटेंसिटी बढ़ाने से चॉकलेट नहीं मिल रहा था, फ्रीक्वेंसी चेंज करने से चॉकलेट मिलने लगा। ठीक बात है इतनी? ठीक है, हमने ये देख लिया। अब आ जाओ आप, तो यहां पे देखो, बस मैं एक बार पढ़ दे रहा हूं। द फेनोमेना ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ sufficient high frequency are incident on it is called photoelectric effect, and the photo or light generated electrons are called photoelectrons, and the light generated electrons are called photoelectrons। ठीक बात है। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, और नेक्स्ट टॉपिक इज आवर एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। भाई अगर मैं इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस कर रहा हूं, फिर भी अगर आपस में डिस्कशन करनी है, घर बैठ जाओ, मत आओ क्लास। फिर के 1.5-2 महीने भी पढ़ने में खुजली मच रही है, 3-4 महीने रुको, सारी खुजली शांत हो जाएगी, रिजल्ट आ जाएगा, ठंडे पड़ जाओगे उसके बाद, है ना। फिर कोई बुलाएगा भी तो नहीं मिलने आओगे, मैं बहुत बार बोल चुका हूं, बहुत कम दिन रह गए हैं। तो पढ़ा रहा हूं, शांति से पढ़ लो, ध्यान रखो टॉपिक पे, और नहीं तो बात करने के लिए समय ही समय है। इसके बाद स्कूल में एडमिशन नहीं होगी आप, मान लो आखिरी साल है स्कूल जाने का, तो स्कूल में एडमिशन तो होगी नहीं, और कॉलेज एडमिशन, अच्छा कॉलेज एडमिशन देगा नहीं। घर बैठोगे बातें ही करोगे, अगर नहीं बात मानोगे तुम बोलोगे सर नेगेटिव बात बोल रहे हो। मैं पॉजिटिव बात बोलने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए। टॉपिक पढ़ा रहा हो तुम बातें मार रहे हो। 4 महीने रुको, सारा जोश ठंडा हो जाएगा। अगर अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं हुई, अगर दोनों में कोई एक चीज नहीं ली है ना, या तो जेई के नंबर या बोर्ड के नंबर, जितने ज्ञान पे लो ना घर वालों को 2 साल वाले, सारे निकालेंगे तुम्हारे घर वाले तुमसे। क्या तुम्हारी नहीं सुनेंगे? क्या तुमने जो मैंने तुमको 1.5 साल पहले बात बोली थी ना, टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता, स्कूल खराब है, टीचर आजकल ध्यान नहीं देता, टेस्ट ज्यादा लेता है, पढ़ने नहीं देता है, तब समझ में उनको आ जाएगा कि तुमने केवल गोलियां दी हैं। क्योंकि अगले साल इस समय तुम मेरे से तो बात करोगे नहीं, और अपने घर वालों के छाती पे तो मूंग दलोगे ही, जाओगे किधर? बात समझ में आ रही है कि नहीं? अगर कॉलेज में एडमिशन मिल गया होगा तो घर वाले नया आईफोन, नया फोन, कपड़े सब ले देंगे, और नहीं मिला होगा वो भी छीन लेंगे। समझ रहे हो? 4 छेद वाले और 3 छेद वाले कच्चे पहन के घूमोगे, फिर घर वाले लेकर देंगे नहीं उसके बाद। रियलिटी है। प्रॉपर स्टूडेंट मैंने बताया कैसे ट्रीट होता है, कैसे ट्रीट होता है? खुजली वाला कुत्ता रखते हैं ना, निकालते हैं। मैं बार बार मैं ये बात इसलिए तुम्हें रोक के दोबारा कह रहा हूं कि मुझे वो दिख ही नहीं रहा कि भाई आखिर का समय, नवंबर शुरू हो गया, देखो 3 दिन निकल के नवंबर के, भाई 3 नवंबर है आज, आज 3 नवंबर है। मुझे सीरियसनेस ही नहीं तुम लोग के अंदर दिख रही। बोर्ड की डेटशीट आ गई है, 3 नवंबर है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, फरवरी तो कहने के लिए पेपर है फरवरी में, 2 मेजर पेपर फरवरी में खत्म है। 10 तारीख को आप एग्जाम से खत्म हो, 10 मार्च को।
10 मार्च को आप फ्री हो, तो जो जेई की तैयारी नहीं कर रहे हो तो और फ्री हो, बहुत कम समय है। और मैंने बार बार बोला है कि अगर कभी कंफ्यूजन हो जाए कि तैयारी पूरी हो गई है तो 2024 2025 2024 2025 के बोर्ड का पेपर किसी सेट का निकाल के रेंडमली सॉल्व करने शुरू हो जाना। अगर इतनी सी भी अकल होगी ना तो सीरियसनेस आ जाएगी, नहीं आएगी तो रिजल्ट के बाद आ ही जाएगी, तो वो तो मतलब बाय प्रोडक्ट होगा ना। कह रहा हूं ध्यान से सुनो, बहुत सीरियसली सुनना है बातों को, वरना याद नहीं रहेगा। फिर भी बातों की आवाज आ रही, चक्रवर्ती पढ़ ले। अरे मैंने पढ़ने बोला, मैंने कहा बोला तू बोल रहा है, वरना पता चला तेरी फैक्ट्री का लेबर और तू दोनों की डिग्री बराबर है, दोनों +2 फेल, समझ रहा है। फिर बोलेगा बाबूजी आप तो पढ़ लेते, हमें तो पढ़ने के लिए मिला नहीं। अच्छा सुनो ध्यान से, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यहां से सुनना सारी बातें याद हो जाएंगी। हमने एक प्लेट लिया है, एक प्लेट लिया है, कुछ भी इस प्लेट का नाम रख लो, मैं इस प्लेट का नाम ए रख लेता हूं और इस प्लेट का नाम मैं बी रख लेता हूं। एक बात याद रख लेना कि अगर आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ना है तो जो प्लेट है वो फोटो सेंसिटिव होना चाहिए। कैसा होना चाहिए प्लेट? फोटो सेंसिटिव। इसका क्या मतलब होता है कि वो लाइट के साथ रिएक्ट करे। जैसे मुझे कैसा स्टूडेंट चाहिए, मेरी बातों से सेंसिटिव। तुम कैसे हो, कुछ भी बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ऐसा होगा तो उस पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं दिखेगा। कैसा प्लेट होना चाहिए? फोटो सेंसिटिव। ठीक है, तो उससे क्या होगा, अगर लाइट की, और यहां पर हमने एक फिल्टर लगाया है, इट इज द फिल्टर ऑफ क्वार्ट्ज फिल्टर। आपको खूब अच्छे से पता है कि क्वार्ट्ज एक तरह का पार्टिकल है, मटेरियल है। क्यों लगाया गया क्वार्ट्ज फिल्टर? कि क्वार्ट्ज फिल्टर इसलिए लगाया गया कि लाइट सुटेबल फ्रीक्वेंसी की फॉल करे। कैसी लाइट फॉल करे? सुटेबल फ्रीक्वेंसी। आपने ऐसे ही वर्ड्स यूज करने पेपर में, लाइट कैसी फॉल करे? सुटेबल फ्रीक्वेंसी। क्या है सुटेबल फ्रीक्वेंसी? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या है सुटेबल फ्रीक्वेंसी? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या होगा अगर सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट फॉल करेगी तो? इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होगा अगर सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट फॉल करेगी तो? इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसा इलेक्ट्रॉन्स? फोटो इलेक्ट्रॉन, है ना। जैसे गुप्ता घर में जो पैदा लिया वो गुप्ता होगा, शर्मा घर में जो पैदा लिया क्या होगा? शर्मा होगा। जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन पैदा लेगा उसको क्या कहेंगे? फोटो इलेक्ट्रॉन। तो ये कैसा इलेक्ट्रॉन्स निकला बोलो बच्चों? फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक बात है। इसके नीचे का सेटअप मैं बना नहीं रहा, मैं आपको समझा देता हूं कि इसके नीचे के सेटअप में हमने बी प्लेट को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ है। किससे कनेक्ट किया गया बोलो बच्चों? पॉजिटिव टर्मिनल। तो इधर से निकला कौन? इलेक्ट्रॉन। और बी प्लेट कैसा है बोलो? पॉजिटिव टर्मिनल। तो ये इलेक्ट्रॉन्स कहां मूव करना शुरू करेगा? ए से बी की तरफ कि बी से ए की तरफ? ए से बी की तरफ। ये सारे, ये जो पॉजिटिव है, ये पूरा प्लेट कैसा बन जाएगा मेरे पास बोलो बच्चों? पॉजिटिव। और ये इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ क्या करना शुरू करेगा बोलो बच्चों? मूव करना शुरू करेगा। दिस इज द मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन दिस वैक्यूम ट्यूब। क्या होता है इलेक्ट्रॉन के मूव करने से? लिखना बाद में, आप घर पे इसको दोबारा पढ़ोगे और लिखोगे तभी चैप्टर याद होगा। अभी आप सुनते चलो, दिमाग में बात बिठाते चलो। अगर फोटो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट शुरू हो जाएगी तो क्या मिलेगा? करंट। कैसा करंट? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। कैसा करंट? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। एक बार फिर से देखते हैं। कौन सी लाइट फॉल की? लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी। किसकी इमिशन हुई? फोटो इलेक्ट्रॉन। कहां से कहां मूव कर रहा है? ए टू बी। अगर इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना शुरू करे तो उस करंट को क्या कहेंगे बोलो बच्चों? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ठीक बात है। हमने एक एक करके हर इफेक्ट के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले उन्होंने क्या देखा कि अगर उन्होंने लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाई, किसको बढ़ाया? इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गया। नंबर ऑफ कौन बढ़ गया बोलो बच्चों? फोटो इलेक्ट्रॉन। सो जब उन्होंने इसका ग्राफ प्लॉट किया कि एक तरफ इंटेंसिटी है और एक तरफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, तो ये ग्राफ कैसा आया बोलो बच्चों? लीनियर। ठीक बात है। तो क्या सीखा हमने? अगर आप किसको बढ़ाओगे? इंटेंसिटी,
तो कौन बढ़ेगा? फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा, जिससे सर्किट में क्या बढ़ जाएगा बोलो बच्चों? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो पहली चीज हमने देख ली, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो इलेक्ट्रिक करंट। आप जितनी इंटेंसिटी बढ़ाओगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू उतनी ही बढ़ती चली। देखो जैसा आपको पहला ग्राफ दिख रहा होगा, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। पॉइंट 1 लिखा हुआ है इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। आपको दिख गया होगा कि वो ग्राफ कैसा बना है। ठीक बात है, पॉइंट टिक करते चलो, बस जो जो पॉइंट पढ़ते चलो टिक करते चलो। अब आ जाओ आगे, एक दो पॉइंट और देखते हैं। दो और पॉइंट समझो जरा सा। पहला एक पॉइंट समझो, कट ऑफ पोटेंशियल। एक टर्म समझो, कट ऑफ पोटेंशियल। क्या टर्म समझो बोलो बच्चों? कट ऑफ पोटेंशियल। ओके बात, सबका ध्यान बोर्ड पर। यहां से इलेक्ट्रॉन मूव करके आ रहा है, बोलो यस और नो। तो इलेक्ट्रॉन के पास सर्टेन अमाउंट ऑफ क्या होगी बोलो बच्चों? एनर्जी। एनर्जी क्या होगी? सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी। कैसी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन तेजी से प्लेट बी की तरफ मूव करता आ रहा है। क्यों? प्लेट बी क्या है? पॉजिटिव। ये जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप ये ऐसा है कि आप जब चाहो प्लेट के पोलैरिटी को चेंज कर सकते हो। अगर मैं बी प्लेट को नेगेटिवली चार्ज बना दूं, अगर ये मेरा प्लेट बी है और इसको मैं नेगेटिव से कनेक्ट कर दूं और इसको मैं कैसा बना दूं बोलो बच्चों? नेगेटिवली चार्ज बना दूं। प्लेट बी को मैं कैसा चार्ज बना दूं बोलो बच्चों? नेगेटिवली चार्ज बना दूं। तो वो उधर से वाले इलेक्ट्रॉन को अपने पास बुलाएगा कि रोकेगा? रोकेगा। दोनों के बीच में क्या होनी शुरू हो जाएगी? रिपल्शन। बोलो यस और नो। कोई भी चीज के पास अगर एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, और उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो करनी है, तो इसका मतलब उसकी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जानी चाहिए? पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जानी चाहिए। दोनों एनर्जी इक्वेट हो जानी चाहिए। बोलो यस और नो, है कि नहीं? तो समझना बात को जरा ध्यान से। मैं बी प्लेट को कितना नेगेटिव पोटेंशियल दूं, एक बार फिर से, मैं बी प्लेट को कितना नेगेटिव पोटेंशियल दूं कि वो ए से आने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीटली रोक दे। दैट नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ बी इज नोन एज माय स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ पोटेंशियल। एक बार फिर, ए प्लेट मेरे पास कैसा था पहले? नेगेटिवली चार्ज। और बी प्लेट कैसा था? पॉजिटिवली चार्ज। ए से इलेक्ट्रॉन्स निकल के बी की तरफ जा रहा था, करंट आ रहा था, मस्त का क्या नाम रखा? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक बात है। बी से जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आ रहा था, अगर मैं उसके सामने वाले प्लेट को कितना नेगेटिव पोटेंशियल दे दूं, क्या दे दूं बोलो बच्चों? कितना नेगेटिव पोटेंशियल कि वो इस इलेक्ट्रॉन के फर्दर मूवमेंट को क्या कर दे? स्टॉप कर दे, फर्दर मूव करने ना दे। दैट नेगेटिव पोटेंशियल इज नोन एज माय स्टॉपिंग पोटेंशियल। मैं डेफिनेशन पढ़ता हूं, आपने लिखना नहीं है, अपने बुक के अंदर केवल डेफिनेशन पढ़ना है मेरे साथ। देखो पेज नंबर 11, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल में दिखना, मैं पैरा पढ़ रहा हूं केवल। क्या के कि the value of retarding potential at which photoelectric current becomes zero is called cutoff or stopping potential for the given frequency of incident radiation. Given frequency of incident radiation. ठीक है बात बच्चों, है ना? मतलब कितना नेगेटिव पोटेंशियल दोगे कि आप यहां पर उसको रोक सकते हो। पिछले एक्सपेरिमेंट से एक बात समझ में आई। क्या समझ में आई थी? इंटेंसिटी बढ़ाने से एनर्जी नहीं बढ़ती होती। पहले एक बात समझ लो, अगर ये यहां पे रुक जाएगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी बोलो बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी के। बोलो यस और नो। अगर इसका पोटेंशियल आपने माइनस वी नॉट दिया है, वी नॉट पोटेंशियल है, फॉर्मूला याद है? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल अपॉन चार्ज। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा बोलो? पोटेंशियल इंटू चार्ज। एक बार फिर से पुरानी बात याद करा दूं इलेक्ट्रोस्टैट का, पोटेंशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज।
तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा बोलो, पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ई वी नॉट। याद रहे यहां पर वी नॉट इज माय कट ऑफ पोटेंशियल, वी नॉट इज माय कट ऑफ पोटेंशियल, E is charge of electron, M is mass, V is velocity। V जो है वो velocity है, कंफ्यूज मत होना। V is velocity and M is my mass। तो ये सारे टर्म इन दोनों आपस में बराबर हो, ठीक बात है ना? क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन रुक रहा है तो तभी पॉसिबल है अगर कौन दोनों बराबर हो बोलो, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों आपस में बराबर। अगर आप अब इसका ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ देखना क्या होगा, इस एक्सिस पर इंटेंसिटी है, मैं सेकंड पॉइंट पढ़ा रहा हूं, पॉइंट का नाम दोबारा आप टिक कर लो, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल है, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। इस एक्सिस पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट है और इधर पोटेंशियल, इंटेंसिटी इधर है, यहां पे है फोटो इलेक्ट्रिक करंट, दिस इज फोटो इलेक्ट्रिक करंट, photoelectric current and this is potential। एक है photoelectric current and this is potential। सुनना बात जरा ध्यान से बच्चों, अगर आप एक इंटेंसिटी ऑफ लाइट को फॉल कराओगे तो एक इंटेंसिटी I1 पे अगर किसी का कट ऑफ पोटेंशियल V0 है, व्हाट इज I1? इंटेंसिटी ऑफ लाइट। उस इंटेंसिटी के लिए आपको सर्टेन फोटोइलेक्ट्रिक करंट मिल रहा है और उसकी कट ऑफ पोटेंशियल कितनी है बोलो बच्चों, माइनस V0, ठीक बात है। अगर आप इंटेंसिटी बढ़ा दो, आपने I1 से बढ़ाकर इंटेंसिटी अगर I2 कर दी तो आप देखोगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ जाएगा, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होने वाला नहीं है। क्यों नहीं चेंज हो रहा इंटेंसिटी से? क्योंकि इंटेंसिटी से क्या बढ़ता है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। इंटेंसिटी से कभी एनर्जी नहीं बढ़ती, और इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी बनेगी तभी स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होगा। तो आपने क्या सीखा, 2 पॉइंट में जल्दी से कंक्लूड कर दूं। अगर आपने इंटेंसिटी बढ़ाई तो कौन बढ़ेगा, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो कौन बढ़ेगा, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। इंटेंसिटी से एनर्जी चेंज नहीं होता, इसीलिए इंटेंसिटी से कट ऑफ पोटेंशियल भी चेंज नहीं होगा। तो अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाते जाओगे तो स्टिल द स्टॉपिंग पोटेंशियल विल रिमेन सेम। तो ये भी I3 इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी बदल रहा है तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बदल रहा है, बट द स्टॉपिंग पोटेंशियल रिमेन्स द सेम। सो ऑन चेंजिंग द intensity of light, current, या पहले बात करी, the cutoff potential does not change, intensity of light, the cutoff potential does not change। मतलब अगर आपने इंटेंसिटी बढ़ाई तो कट ऑफ पोटेंशियल चेंज होने वाला नहीं है। थर्ड पॉइंट की डिस्कशन करते हैं, थर्ड पॉइंट के ऊपर आओ, एंड द थर्ड पॉइंट इज इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। थर्ड पॉइंट क्या है बोलो बच्चों, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। थर्ड पॉइंट इज इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसके पहले आप एक करंट और वर्ड समझ लो, एंड दैट करंट इज नोन एज माय सैचुरेशन करंट। दैट करंट इज नोन एज माय सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन का मतलब क्या होता है बोलो बच्चों, मैक्सिमम वैल्यू। व्हाट इज सैचुरेशन का मतलब क्या होता है बोलो बच्चों, मैक्सिमम वैल्यू। तो वो करंट की वैल्यू जब मैक्सिमम करंट सर्किट में आ जाए, दैट करंट इज नोन एज फोटो सैचुरेशन करंट। जब ए प्लेट के सारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स दूसरे प्लेट पर पहुंच जाए तो इसको हम क्या कहेंगे बोलो बच्चों, सैचुरेशन करंट। जब एक प्लेट का सारा इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच जाए, दूसरे प्लेट पर पहुंच जाए, तो इसको हम क्या कहेंगे बोलो बच्चों, सैचुरेशन करंट। अब आपको यहां का ग्राफ जरा समझना, अगर आप इस ग्राफ में देखोगे तो अगर आप फ्रीक्वेंसी चेंज करोगे, क्या चेंज करोगे बोलो बच्चों,
फ्रीक्वेंसी, तो कट ऑफ पोटेंशियल चेंज होता चला जाएगा। कौन चेंज होता चला जाएगा बोलो बच्चों? कट ऑफ पोटेंशियल चेंज होता चला जाएगा, है ना। सो फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, एक फ्रीक्वेंसी म्यू1 है, ये म्यू2 है, ये म्यू3 है। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी बदलने से कौन चेंज हो जाता है? एनर्जी बदल जाती है। तो अगर आप ज्यादा फ्रीक्वेंसी दोगे तो फोटो इलेक्ट्रॉन के पास क्या आ जाएगी बोलो बच्चों? ज्यादा काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, और ज्यादा काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी तो उसको रोकने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा? ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, है ना। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी चेंज करोगे तो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी चेंज हो जाए। ठीक बात है, इतनी बात है ना। आखिरी पॉइंट है इसी के अंदर में कि अगर आप मेटल्स को चेंज करोगे तो हर मेटल्स के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो हर मेटल के लिए क्या होगा बोलो बच्चों? अलग अलग होगा। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मेटल की कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो सारे पॉइंट को एक पॉइंट पे इन्होंने जस्ट किया हुआ है यहां पर। मैं इन सारे पॉइंट्स को एक बार क्विकली पढ़ता हूं और फिर लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन पर आता हूं। सारे पॉइंट्स एक बार सुनना बच्चों। फर्स्ट पॉइंट है, the stopping potential increases linearly with the frequency of incident radiation for a given photosensitive material। कह रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल लीनियरली इंक्रीज करता है, किसके साथ? फ्रीक्वेंसी के साथ। कंफर्म्ड है। सेकंड, बिना थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के कोई फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं होगी। बोलो यस और नो। अलग अलग मेटल के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी। बोलो यस और नो। The maximum kinetic energy of photoelectrons increases linearly with frequency of incident radiation, but independent of intensity। मतलब अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो क्या होगा बोलो बच्चों? काइनेटिक एनर्जी जो है उसके ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा। काइनेटिक एनर्जी किससे चेंज करेगा? फ्रीक्वेंसी से। इंटेंसिटी से कोई चेंज होने वाला नहीं है। नेक्स्ट है, फॉर अ फ्रीक्वेंसी म्यू ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन less than threshold frequency mu naught, no photoelectric emission is possible, however large is the intensity of incident radiation। कह रहा आप जितनी मर्जी इंटेंसिटी ऑफ लाइट डालो कभी भी इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता अगर लाइट के पास कौन सी एनर्जी नहीं है? थ्रेशोल्ड। फाइनली 4 पॉइंट में कंक्लूड करते हैं, एक बार मेरे साथ रिपीट कर दो आप लोग। किस फ्रीक्वेंसी पर इमिशन होगी? इंटेंसिटी बढ़ाने से कौन बढ़ेगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फोटो इलेक्ट्रिक करंट। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से कौन बढ़ेगा? एनर्जी। कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। तो फ्रीक्वेंसी चेंज करने से स्टॉपिंग पोटेंशियल पे फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगी। कंफर्म करो यस और नो। अलग अलग मेटल के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो। इसी के ऊपर बेस्ड है लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। ठीक है, एक बार मैं पूरा लॉज आपको क्विकली पढ़ के बताता हूं। तो दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक इज लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। फर्स्ट लॉ सुनना, फर्स्ट लॉ सुनना, आप कंफर्म करना। फॉर अ गिवन फोटो सेंसिटिव मटीरियल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन above threshold frequency, the photoelectric current is directly proportional to intensity of light। बोलो ये सब। Photoelectric current directly proportional to intensity of light। Second point, for a given photosensitive material, there exists a certain minimum cutoff frequency below which no photoelectrons are emitted and it is known as threshold frequency। बहुत बार बोल दिए कि लाइन। Next, above threshold frequency, stopping potential or equivalent maximum kinetic energy of photoelectrons is directly proportional to frequency of incident radiation। है कि नहीं? एक आखिरी बात, the photoelectric emission is an instantaneous process। आप ये बात याद रखना कि जो photoelectric emission है ये कैसा प्रोसेस है बोलो बच्चों? इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। इसका मतलब क्या है कि अगर ये कोई मेटल सरफेस है, ये कोई फोटो इलेक्ट्रॉन फॉल कर रहा है तो इसके साथ साथ ही यहां पर फोटो इलेक्ट्रॉन्स की इमिशन हो जाएगी। ये टाइम लैगिंग प्रोसेस नहीं। बात समझ में आ रही है? जैसे मान लो कि मुझे केशव को एक थप्पड़ मारना है तो ये 2 प्रोसेस से हो सकता है कि मैं जाऊं और केशव को एक थप्पड़ मार दूं। दिस इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। दूसरा तरीका क्या हो सकता है?
मैं अक्षत को एक थप्पड़ मारूं, अक्षत शर्मा को एक थप्पड़ मारे, शर्मा एक थप्पड़ जाके केशव को मारे। दिस इज अ टाइम डिले प्रोसेस। आपको आगे समझ में आएगा मैं ये क्यों एग्जांपल ऐसे दे रहा हूं। वेव ऑप्टिक्स में इसको टाइम डिले प्रोसेस बताया गया था कि मान लो, चलो इसको थोड़ा सा अच्छा एग्जांपल देता हूं कि मुझे मान लो मिट्टी को एक चॉकलेट देना है, तो मैं सीधे मिट्टी को चॉकलेट अगर जाके दे रहा हूं तो इट इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। अब मैं चॉकलेट इसको दे रहा हूं, ये इसको दे रहा है, ये इसको दे रहा है, ये इसको दे रही है, इसको दे रही है, और अंत में मिट्टी के पास पहुंच रहा है, तो इट इज अ टाइम डिले प्रोसेस। इट इज अ टाइम डिले प्रोसेस। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन कैसा प्रोसेस है? इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। ये बात मैंने क्यों बताई है अभी आपको बताता हूं। तो वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। स्कूल एग्जाम में बहुत बार आता है। द टॉपिक इज फेलियर ऑफ क्लासिकल वेव थ्योरी। फेलियर ऑफ क्लासिकल वेव थ्योरी। फेलियर ऑफ क्लासिकल वेव थ्योरी। सुनना बच्चों जरा ध्यान से कि फेलियर क्या है। पहला फेलियर, फेलियर का मतलब क्या है कि भाई जो बात हमने वेव ऑप्टिक्स में पढ़ी थी वो यहां लागू नहीं होती। सबसे पहली चीज जो आपने वेव ऑप्टिक्स में पढ़ी थी कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, ये बात कहीं भी हमें मॉडर्न फिजिक्स में नहीं दिखती। तो पहला फेलियर क्या हुआ वेव ऑप्टिक्स का? इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड, ये यहां लागू नहीं होता। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट में पूरे वेव ऑप्टिक्स में कहीं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की डिस्कशन की ही नहीं गई। वेव ऑप्टिक्स में बोला लाइट आएगी, इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो जाएगा, कहीं भी किसकी डिस्कशन नहीं की गई? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की डिस्कशन नहीं की गई। देखो पहला पॉइंट पढ़ो आप इसके अंदर, एंड देख लो इसको आप, पहला पॉइंट में लिखा हुआ अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी व्हेन अ वेव फ्रंट स्ट्राइक्स द मेटल सरफेस द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। पूरा आप इसको पढ़ के देखना। इसका मतलब वही है कि ये जो इंटेंसिटी है वो एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता। मतलब होता है, वेव ऑप्टिक्स में पढ़ा है, यहां नहीं होता। दूसरा, पूरे वहां पर हमें कहीं भी इसकी बात नहीं की गई। किसकी बात नहीं की गई है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की। उन्होंने वेव ऑप्टिक्स में बोला लाइट आएगी, इमिशन हो जाएगा। हमने यहां क्या पढ़ा? लाइट आएगी तो इमिशन नहीं होगा। क्या चाहिए? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और अभी जो मैंने आपको बात बताई कि मिट्टी को चॉकलेट देने के दो तरीके हैं। अगर मैं खुद जाके मिट्टी को चॉकलेट दे रहा हूं तो ये कौन बता रहा है? कहां पढ़ रहे हैं हम? फोटो इलेक्ट्रिक में। और वेव ऑप्टिक्स कहता था कि नहीं, आप मिट्टी को डायरेक्टली चॉकलेट नहीं दे सकते, अब मुझे किसी को देना पड़ेगा, फिर वो किसी और को देगा, फिर वो किसी और को देगा, और ऐसे चोट किसके पास पहुंचेगा? बोलो, मिट्टी के पास पहुंचेगा। तो अकॉर्डिंग टू वेव ऑप्टिक्स इलेक्ट्रॉन का इमिशन डायरेक्टली नहीं होता था। एक इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आती थी, वो अपने बगल वाले को एनर्जी देता था, वो अपने बगल वाले को, वो अपने बगल वाले को, और मेटल सरफेस पे जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होता था उसकी इजेक्शन होती थी। ये कौन कहता था? वेव ऑप्टिक्स। लेकिन मॉडर्न फिजिक्स ने क्या बोला? डुअल नेचर ने क्या बोला? नहीं भाई, जिसके ऊपर लाइट इंसिडेंट हो रही है वही एनर्जी लेकर सीधे बाहर की तरफ निकल जाएगा। एंड इट इज नॉट अ टाइम डिले प्रोसेस, इट इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। क्विकली जरा ये फेलियर की थ्योरी पढ़ लो, फिर मैं आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कशन करता हूं। 50% चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा। पलट के देख लो। क्विकली देखो बच्चों। हाँ जी, हाँ जी। जब एक प्लेट जिसपे लाइट फॉल कर रहा था उसका सारा इलेक्ट्रॉन दूसरे प्लेट पर पहुंच जाए तो उसको हम सैचुरेशन करंट कहते हैं। हाँ, जैसे मान लो तू भर जाता है ना कि सर पढ़ा नहीं जा रहा, दैट इज योर सैचुरेशन स्टेट। क्विकली गो थ्रू हो जाओ, 5 मिनट में आइंस्टाइन थ्योरी एक्सप्लेन करूंगा।
देखो या सुनो, देखा ना। इसके बाद एक सेक्शन आता है क्वेश्चंस का, इसको और डीबीपी करना। कल एक बार मैं सारा काम कर दूंगा, ऑलमोस्ट फिनिश। फिर क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करेंगे। मैं दूंगा 2-3 दिन का टाइम। मैं फ्राइडे तक तुम्हें पूरा टाइम दूंगा कि तुम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, ठीक है। थोड़ा सा मॉडर्न फिजिक्स शुरू करूंगा और अच्छा सुनो, थोड़ी ध्यान दो। मान लो गुनप्रीत को मेले में जाना है और मेले की एंट्री टिकट है 20 रुपए। इसको बस मेले में जाने के लिए घर वालों से कितने पैसे लेने पड़ेंगे? 20 रुपए। किसी को 20 कहते हैं। कितने पैसे लेने पड़ेंगे? 20 रुपए। मान लो इसको मेले में जाना भी है और 50 रुपए के गोलगप्पे भी खाने हैं, तो घर वालों से कम कितने पैसे लेने पड़ेंगे? 70 रुपए, 100 रुपए। चोर देखो, है कि नहीं? कितने पैसे लेने पड़ेंगे? 70 रुपए, ठीक है। यही बात कही आइंस्टाइन ने। यही बात किसने कही? आइंस्टाइन ने। आओ आइंस्टाइन से इसी चीज को समझा देता। ये कोई मेटल का सरफेस है और यहां पे देखो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इसके ऊपर एनर्जी फॉल करेगी, डेट इज एच म्यू। आपको पता है? बोलो यस और नो। अगर ये एनर्जी बस इतनी है कि ये जस्ट इजेक्ट हो और इसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं, मतलब ये मेले के अंदर जाए, गोलगप्पे देख कर आ जाए, सूंघ कर आ जाए, मुंह सुखा के घर वापस, ठीक है, खा नहीं सकते, खर्चने के लिए पैसे नहीं है, तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? E इज इक्वल टू एच म्यू नॉट। इसको कौन सी एनर्जी कहेंगे? हाँ, वर्क फंक्शन। फ्रीक्वेंसी क्या कहेंगे? थ्रेशोल्ड। एनर्जी कौन सी कहेंगे? वर्क फंक्शन। कि इतनी एनर्जी मिली है कि बस जा सकते, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता, कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है। लेकिन अगर आपने इसको एच म्यू एनर्जी दे दी, कितनी एनर्जी दी बोलो बच्चों? एच म्यू विच इज ग्रेटर देन एच म्यू नॉट, मतलब इसको मैं 20 रुपए से ज्यादा जो भी दूंगा कुछ ना कुछ तो यूटिलाइज कर ही सकती है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा एच म्यू इज इक्वल टू एच म्यू नॉट प्लस हाफ mv स्क्वायर। मतलब इसके आप एक जितनी फोटोन, ये एनर्जी किसके पास है? फोटोन के पास, जो कहां स्ट्राइक कर रहा है? किसी इलेक्ट्रॉन पर। वो एनर्जी लेकर इलेक्ट्रॉन पहले कहां यूज करेगा? बाहर आने में, विच इज नोन एज माय वर्क फंक्शन। और बची हुई एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर देगा? काइनेटिक एनर्जी में। तो दिस एच म्यू इज इक्वल टू एच म्यू नॉट प्लस हाफ mv स्क्वायर। दिस इज आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अगली क्लास में हम लोग फोटोन की बात करेंगे, विच इज अबाउट द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। होमवर्क लिखना, एग्जाम्पल 1 से लेकर एग्जाम्पल 22 तक कंप्लीट करोगे आप, और 20 क्वेश्चन फ्रॉम डीपीपी। एग्जाम्पल 1 से लेकर एग्जाम्पल 22, सुन लो पहले, 2 मिनट सुनो ध्यान से। एग्जाम्पल 1 से एग्जाम्पल 22 फ्रॉम एस्टेल अरोड़ा। और फर्स्ट डीबीपी किसी को पेंडिंग तो नहीं है? जिसको रह गई आके ले जाओ। 20 क्वेश्चन फ्रॉम डीबीपी। एक और चीज, मेक शॉर्ट नोट्स ऑफ डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन फ्रॉम एसएल अरोड़ा। आप बुक से पहले एक बार फिर से चैप्टर को पूरा रीड करोगे, मेन पॉइंट को अंडरलाइन करके अपनी कॉपी पे खुद से नोट्स बनाओगे। मेरी बात सुनो, कल की क्लास में मैं 3 चीजें चेक करूंगा, सुन लो। पहला शॉर्ट नोट्स। गुरसाहिब सुनो पहले ध्यान से। पहला शॉर्ट नोट्स, आपने पूरी थ्योरी नहीं लिखनी, की पॉइंट्स और ग्राफ जरूर बनाने। सेकंड, पहले क्वेश्चन कहां से करना है? एसएल से। कितने क्वेश्चन? 1 से 22। और फिर 20 क्वेश्चन कहां से करने हैं? टीवीपी से। कल थोड़ी सी और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा, 1 और 2 क्लास में ये पूरा चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाए। ठीक है बच्चों, थैंक यू।